वेलकम बैक स्टूडेंट्स, लॉयर बिलीव लॉ एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जिस टॉपिक को चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट कोड K5005 है, प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग में हम आज बात करने वाले हैं। इससे पहले कि हमने दो वीडियोस पहले बना चुकी है, पार्ट 1 और पार्ट 2। जिन्होंने स्टूडेंट्स ने वो प्रीवियस ईयर की वीडियोस नहीं देखी है वो एक बार जरूर डिस्कस करें और वहां से आपको क्लियर होगा कि सब टॉपिक के अंदर और इस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या आपको पढ़ना है और उसके अलावा आपको और क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो चलिए फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं इसको। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोमिसरी नोट को। तो प्रोमिसरी नोट के बारे में चलो शुरू करते हैं। प्रोमिसरी नोट पहले तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है, वो भी रिटर्न में होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो मेकर होता है वो साइन करता है। मेकर होता है उसमें वो साइन करता है एक सर्टेन अमाउंट की पेमेंट के लिए। अब वो सर्टेन अमाउंट की पेमेंट कुछ भी हो सकती है, 1000, 500, 2000, 5000 के वट एवर एक्स अमाउंट होता है। इसके अंदर क्या करता है कि जो मेकर है चेक अपना वो प्रॉमिस करता है कि जो भी धारक है, मतलब जो भी किसी भी व्यक्ति को जिसके हैंड में एंड ऑफ द नोट होगा प्रोमिसरी नोट, वो पैसे उसको मिल जाएंगे। तो ये होता है इसका बेसिकली प्रोमिसरी नोट का मतलब। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर कि जो प्रोमिसरी नोट है वो कौन से सेक्शन में आता है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की हम बात करें तो उसके सेक्शन नंबर 4 के अंदर आता है। तो प्रोमिसरी नोट अपना आपको यहाँ पे समझ में आया। नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट होता है जिसके अंदर हम सेक्शन 4 के अंदर हम इसको डिस्कस करते हैं। अब बात इसके अंदर आती है कि इसके अंदर जो पार्टीज होती हैं उनको क्या कहते हैं। तो पार्टीज को हम क्या कहते हैं वो देखते हैं। पार्टीज के अंदर पहला होता है मेकर, जो कि प्रोमिसरी नोट को इशू करता है। ठीक है, एक होता है पेई। पेई वो पर्सन होता है जिसको एंड में वो पैसा मिलता है। तो इसमें ना तो किसी का नाम लिखा होता है और ना ही इसमें किसी तरीके की ऐसी बातें लिखी होती है, ऐसे टर्म एंड कंडीशन किसी तरीके का नहीं होता है। इसमें सिंपल होता है कि मैं धारक, ये प्रोमिसरी नोट है जिसका जो एंड ऑफ द कस्टमर जिसके हाथ में होगा वो इसका मालिक होगा। तो प्रोमिसरी नोट का मतलब यहाँ पर इस तरीके से होता है। ठीक है, आपने प्रोमिसरी नोट समझ लिया। अब इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि भाई प्रोमिसरी नोट के लिए आपको क्या क्या एसेंशियल, मतलब कैसी कौन कौन सी जो बातें होती हैं वो आपको ध्यान में रखनी होती है। तो पहली सबसे बात इसके अंदर ये है कि जो प्रोमिसरी नोट है कि एग्रीमेंट फॉर ओनली फॉर पेमेंट ऑफ मनी। ये सिर्फ आपको यहाँ पे बात याद रखनी है कि ये सिर्फ मनी के संबंध में ही हो सकता है। इसके अलावा इसका किसी भी और तरीके से इसका कोई संबंध नहीं होता। ये सिर्फ एक एग्रीमेंट होता है कि हमने इस बंदे को या किसी व्यक्ति को या एक्स वाई जेड को ये पेमेंट करनी है, जिसके हाथ में वो प्रोमिसरी नोट होगा उसी को उसको पेमेंट करनी है। इसके अलावा उसको कोई मतलब नहीं होता। पेमेंट अमाउंट मस्ट बी सर्टेन। इसके अंदर ऐसा होता है कि जो पेमेंट का जो अमाउंट होता है वो फिक्स होता है, जैसे 2000, 3000 या एक्स वाई जेड। ऐसा नहीं हो सकता कि अप्रोक्स ग्रेटर देन 2000, ग्रेट लेस देन 2000, 100 से 100 to 150 ऐसे के बीच में किसी तरीके का नहीं होता। इसमें सिंपल होता है। सिंपल बात करते हैं कि हाँ भाई ये अमाउंट है और इस अमाउंट को आप जो अगला जो जिस व्यक्ति के पास ये होगा वो उसका उतना अमाउंट उसे मिल जाएगा। ठीक है, फिर हम इसमें बात करने वाले हैं कि साइंड बाय द मेकर। ऐसा ना हो कि जो आप प्रोमिसरी नोट अगर कोई आपको इशू कर रहा है उसमें उस पर साइन ही ना किया हो तो वो बिना साइन के वो इनवैलिड होगा। इसलिए साइन साइन भी बहुत भी मस्ट होता है उसके अंदर, साइन होना चाहिए। और नोट में नोट भी बैंक नोट और करेंसी नोट। अगर कोई आपको बैंक नोट देता है, ये करेंसी नोट देता है, कहता है कि ये प्रोमिसरी नोट है, तो वो वैसा नहीं है। प्रोमिसरी नोट होता है, उसमें स्पष्ट लिखा होता है कि ये प्रोमिसरी नोट है। ऐसा नहीं कि कोई आपको बैंक की पर्ची दे रहा है तो उसमें लिख दे रहा है कि मैं आपको इतना पैसा अदा करूंगा या कुछ करूंगा। तो ये सब जो है प्रोमिसरी नोट के अंदर नहीं आता है। ठीक है, चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं। आगे जो डिस्कस करने वाले हैं जिस टॉपिक को हम, वो है पावर ऑफ टर्नी। पावर ऑफ टर्नी क्या होता है ये हम जानेंगे। पावर ऑफ अटर्नी का मतलब ये जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। पावर शब्द का मिलकर बना है पावर प्लस अटॉर्नी, जो मिलकर बन जाता है पावर ऑफ टर्नी। पावर ऑफ टर्नी क्या होता है कि पावर मानना होता है कि अथॉरिटी साइनिंग। जो हम किसी को साइनिंग की अथॉरिटी दे देते हैं या किसी को हम पावर दे देते हैं, गिविंग द पावर टू अ पर्सन एक्ट
सम सर्टेन स्पेसिफाइड एक्ट, जब हम किसी को पावर दे देते हैं कि वो किसी विशेष कार्य को करने के लिए आपके पास राइट है, तो हम उसको पावर कहते हैं। अब यहाँ पर अटॉर्नी का मतलब होता है कि अदर पर्सन समथिंग डू इन हिज अब्सेंस। तो यहाँ पे अटॉर्नी का मतलब होता है कि हम किसी पर्सन को ऑथराइज करते हैं कि अपना, जब वो व्यक्ति वहाँ पे मौजूद नहीं होता है तो उसको वो कुछ तरीके के एक्ट्स कर सकता है जो वहाँ पे करने को चाहिए, जिसके लिए उसको पावर दी गई है। इसीलिए जब हम दो चीज़ों को मिला देते हैं कि कोई सर्टेन एक्ट करने को सर्टेन एक्ट करने की अथॉरिटी दे देते हैं और दे देते हैं किसी अब्सेंस में, तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी बन जाता है। पावर ऑफ अटॉर्नी हो गया। पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए हम अब यहाँ पर देखेंगे कि पर्सन इज अपॉइंटेड। तो पहले क्या होता है कि जो पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए होता क्या है कि एक होता है जो अटॉर्नी एट ए लॉ, जो लॉ के द्वारा दिया जाता है कि हाँ भाई जाओ किसी ये केस है, इस केस के अंदर अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे अपना लॉयर्स वगैरह, अपना सीए वगैरह, सीएस वगैरह, या कोई अपना ऐसे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, इन सब चीज़ों के अंदर जो यूज होते हैं, तो एक उस तरीके की पावर ऑफ अटॉर्नी लगती है। तो एक वो होती है। दूसरा होता है कि इसका पावर ऑफ अटॉर्नी होती है कि स्पेसिफिक फॉर एनी एक्ट ऑफ बिजनेस। जब हम किसी बिजनेस को करने के लिए होता है तो उसके लिए एक्ट होता है कि अपने उसको रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है, कि लाइक का बिजनेस और कुछ अदर एक्टिविटीज करने के लिए कोई स्पेशली जो दिया जाता है। ठीक है, जब दो हमने देखे, एक तो जो सबसे बात याद रखनी है, एक तो होती है स्पेसिफिक अटॉर्नी होती है और एक अटॉर्नी एट ए लॉ, जो लॉ के द्वारा दी जाती है कि आप उसको इस काम को रिप्रेजेंट करने के लिए आप पावर ऑफ अटॉर्नी का यूज कर सकते हैं। और एक स्पेसिफिक एक्ट करना है तो उसके लिए आपको वो है बिजनेस एक्ट होती है, तो फिर लॉ की जरूरत नहीं होती, आप किसी को भी पर्पज में उसको अटॉर्नी यूज कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं डिस्कस करने के लिए। अब जान लेते हैं कि ये पावर ऑफ अटॉर्नी रेगुलेट कैसे होती है। जब पावर ऑफ अटॉर्नी रेगुलेट होती है वो होती है अपना पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट 1882 के थ्रू, ताकि कल को आपसे कोई पूछे कि हाँ पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है तो आपको पता होना चाहिए कि जो पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट 1882 के अंदर रेगुलेट होती है। और इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो रिक्वायर्ड नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर होने का, इस पर कोई ऐसा संबंध नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि इसके अंदर जो पावर ऑफ अटॉर्नी बनती है तो उसके अंदर स्टैम्प ड्यूटी का यूज हो सकता है होता है। ये स्टैम्प ड्यूटी जो है जनरल हो सकती है और एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए होती है। जब पावर ऑफ अटॉर्नी जब हम बनाई जाती है तो उसको हमने स्टैम्प ड्यूटी भी उस पर एक लगती है, तो वो जो कि गवर्नमेंट ऑथराइज होती है और गवर्नमेंट के हिसाब से जो चार्जेस होते हैं उसको पे करके वो स्टैम्प ड्यूटी लगा के ही पावर ऑफ अटॉर्नी को रेगुलेट किया जाता है। अब आगे हम आए हैं, अब हम डिस्कस करने वाले हैं विल के ऊपर। विल क्या होती है, विल हम जानेंगे आज हम कि विल के बारे में जानेंगे कि आपने आपने प्रीवियस ईयर की क्लासेस में पढ़ा होगा कि विल क्या होती है, विल क्या चीज़ है, और अपने अपने प्रीवियस ईयर के सेक्शंस में भी एक बार देखा होगा। जो पिछले सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के एग्जाम दे के आ चुके हैं उनको पता होगा कि इसके अंदर की विल्स क्या होती है। तो विल हम मैं आपको बता देता हूँ, एक बार फिर से यहाँ पे डिस्कस करने का मौका मिलेगा। विल जो है लीगल डिक्लेरेशन होती है जिसके अंदर ये कहा जाता है कि जब तक जिस जो किसी प्रॉपर्टी का ओनर है या कुछ है, वो उसको जो है जब तक वो जीवित रहता है तो उसका अपना मालिक असली मालिक होता है। और उसके जाने के बाद वो उस प्रॉपर्टी को अपना लीगल हायर होता है और वो उसका यूज कर सकता है एज ए ओनर की तरह। तो अब हम जान लेते हैं सेक्शन नंबर 2 क्या कहता है। जब दूसरा कहता है कि व्हाट इज टू बी डन विद हिज प्रॉपर्टी आफ्टर हिज डेथ। यहाँ पे सीधा सीधा संबंध यहाँ पे कह दिया गया कि विल क्या है। विल एक लीगल डिक्लेरेशन होती है जिसमें कहा जाता है कि आपके जो एक्चुअल जो उसका ओनर है उसके मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी का वो क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं हम इसके बाद सेक्शन जो है, ये जो अपना विल का जो इस्तेमाल होता है वो हमारे सेक्शन होता है इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के अंदर। जो हमारा इंडियन सक्सेशन एक्ट है उसके सेक्शन 2H के अंदर ये डिफाइन किया गया है कि विल क्या है। अब ये बात यहाँ पे समझ में आती है कि चलो इस तो सेक्शन का तो पता चल गया, लेकिन अब यहाँ पे पता चल गया कि हु कैन मेक अ विल। तो विल कौन बना सकता है, जो विल वो व्यक्ति बना सकता है
हु कैन मेक अ विल, विल कौन बना सकता है? विल बनाने के लिए जो व्यक्ति भी विल बनाएगा, विल बनाते समय वो साउंड माइंड का होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि वो साउंड माइंड नहीं है या उसकी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, किसी डिप्राइव्ड है या किसी अपना प्रेशर में आके, तो इस तरीके की विल को वैलिड विल नहीं माना जाएगा। विल विल तभी मानी जाएगी जब वो साउंड माइंड होगा और बिना किसी प्रेशर के होगा। तो उसके बाद यहाँ पर बात आती है कि प्रोबेट के बारे में। प्रोबेट क्या होता है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि प्रोबेट क्या होता है। इसमें इंस्ट्रक्शन 2H के अंदर जहाँ पे इन और दूसरा इसके अंदर हम बात करते हैं प्रोबेट के बारे में बात करेंगे। प्रोबेट हो गया, उसके बाद होता है इसके अंदर इनफॉर्मल विल। इनफॉर्मल विल के बारे में भी आपको डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ पे पता होना चाहिए कि विल और इनफॉर्मल विल के बारे में भी क्या होता है। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर रिवोकेशन ऑफ विल। रिवोकेशन विल का मतलब यहाँ पर होता है कि किसी भी टाइम, एनी टाइम ही competent टू डिसॉल्व द विल। विल रिवोकेशन का बिल का मतलब सिंपल सा होता है कि विल जो आपने बनाई है उसको रिवोक कर लेना। तो यहाँ पर हमने इसको समझा रिवोकेशन ऑफ विल को। अब यहाँ पे जान लेते हैं विल के अंदर जो है एसेंशियल पॉइंट कौन कौन से हैं विल के। तो विल के जो एसेंशियल पॉइंट्स के अंदर हम जो डिस्कस करने वाले हैं, विल के जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है लीगल डिक्लेरेशन बाय द टेस्टेटर। टेस्टेटर कौन पर्सन होता है? टेस्टेटर वही पर्सन है जिन्होंने विल बनाई है, उसको टेस्टेटर का नाम दिया जाता है। और वही असली प्रॉपर्टी के ऑनर होते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल बनाते समय बिल किसी और ने बनाई है और वो एक्चुअल में उसका प्रॉपर्टी के ऑनर नहीं है, तो ऐसा बिल जो है वैलिड नहीं होती, वो इनवैलिड हो जाती है। रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी, मैंने जैसे कि बताया कि उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, बिना उसकी प्रॉपर्टी के वो बिल बनाए तो वो बिल वैलिड नहीं होती है। ठीक है, दूसरा उसके बाद करते हैं कि थर्ड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि डिजायर ऑफ द टेस्टेटर आफ्टर द डेथ द पर्सन मस्ट बी देयर। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि डिजायर ऑफ द टेस्टेटर जो है वो अपनी विल बनाएगा, वो अपनी इच्छा से बनाएगा, अपनी इच्छा से बनाना चाहिए और उसमें वो मेंशन करेगा कि उसके उसके मरने के बाद की कंडीशन को उसमें बताएगा कि भाई मैं अगर आफ्टर द डेथ मेरी हो जाती है तो जिस पर्सन के नाम पे उसने बिल बनाए है वो व्यक्ति वहां पे मौजूद होना चाहिए। इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि ये ऐसा नहीं हो सकता कि फ्यूचर किसी जनरेशन के लिए बना दिया कि हाँ एक व्यक्ति ने बिल बनाई कि वो कह रहा है कि मेरे मेरे बेटे के नाम पे बिल बना दो, तो बिल बना के चाहता हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। बिल तभी कंडीशन में होगा कि जब वो व्यक्ति सामने होगा तो उस व्यक्ति का देयर पर्सन मस्ट बी देयर, वो व्यक्ति होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि वो व्यक्ति का कोई पता नहीं है और आपने बिल बना दी तो बिल वैलिड नहीं होगी। आपके मान लीजिए फॉर एग्जांपल के देख लीजिए, एक पिता के 2 बेटे हैं या 3 बेटे हैं, जो भी हैं, उसके 3-4 के अलावा वो किसी ऐसे व्यक्ति को बना दे जिसके बारे में किसी को जिक्र ही नहीं है, तो वो विल एक तरीके से वैलिड नहीं होगी क्योंकि एक्चुअली में जिस व्यक्ति के नाम पे या किसी पर्सन के नाम पे वो विल बनाई हुई है, उस विल उस बंदे का एग्जिस्टेंस भी मैटर करता है, उसकी एक्नॉलेज भी मैटर करती है, उसकी प्रेजेंस भी मैटर करती है, उसकी आइडेंटिटी भी मैटर करती है कि वो व्यक्ति होना चाहिए ऐसा अपना, तो ही उस बिल को वैलिड माना जाएगा। अब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल को। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल के अंदर रिक्वायरमेंट होती है एग्जीक्यूशन एंड अटेस्टेशन। कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन रिक्वायरमेंट यहाँ पर आती है कि इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। एग्जीक्यूशन का मतलब यहाँ पे होता है कि उसको एग्जीक्यूट कराने का, और अटेस्टेशन का मतलब होता है, अटेस्टेशन के मतलब कि अपना गवाही, जो साथ में उसकी गवाही दे कि भाई ये बिल जो है वैलिड है, क्योंकि एक तरीके से प्रूव होता है ये, तो अटेस्टेशन उसके काम आता है। नॉट रिक्वायर्ड एनी टेक्निकल वर्ड। आप याद रखना कि जब कंस्ट्रक्शन विल बनती है तो विल जो बनाते समय सबसे मेन जो पॉइंट हमें ध्यान में रखना वाली बात ये होती है कि किसी भी तरीके के ऐसे वर्डों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो कि कंफ्यूजन पैदा करते हो, क्योंकि एक जब कोई विल कंफ्यूजन पैदा करती है तो वो विल नहीं रहती है, वो विल इनवैलिड हो जाती है क्योंकि उसका जो पर्पस है वो क्लियर नहीं होता। और इसके अंदर क्योंकि विल का मतलब भी सिंपल शब्द में होता है और विल के अंदर जो सबसे ज्यादा जो यूज की जाती है सिंपल लैंग्वेज यूज की जाती है, और सिंपल लैंग्वेज के ही बिहाव पर ही ये सारी की सारी चीजें होनी चाहिए। तो आज के टॉपिक में हमने ये सब डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद हमने यहाँ पे जाना कि विल हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और आज के इस टॉपिक के अंदर हमने सारी की सारी चीजें जान ली हैं। और आज का जो है ये चैप्टर पूरा हो गया। मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की वीडियो बना दिया। लीगल ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग के अंदर जो थ्योरेटिकल टॉपिक थे वो मैंने आपको सारे इसमें क्लियर कर दिए। इसके अलावा भी आपको किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि हाँ उसको नहीं, इसके बारे में नहीं समझ में आया है, तो वो हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। हमारी डेमो वीडियोस को आप देख ही रहे होंगे,
और इसके अंदर जो है जो स्टूडेंट जो है फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, जिस तरह के सेमेस्टर में है, और जो भी अपनी जो लॉ की क्लासेस लेना चाहते हैं, जो अपना जॉब या इंटरव्यू, अपना किसी भी तरीके की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अपना जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए मॉर्निंग की बैच है। और जो अपना इवनिंग का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 का बीच का कोर्स किसी का भी अपना जो है बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको इस सारी की सारी वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो आप अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें, ताकि वो एग्जाम में वो भी अपना जो है थोड़ा बहुत समझ के जो भी एग्जाम में करना चाहते हैं वो भी करना कर सके और अपने एग्जाम को प्रिपेयर बढ़िया से कर सके। तो चलिए, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, और अब हम मिलेंगे एक नए टॉपिक से और एक नए सिलेबस के साथ। यहाँ तक कि कंस्ट्रक्शन तक मैं सारी की सारी बिल तक हमने आपको पहुँचा दिया है, और इसके अंदर और भी अगर कोई टॉपिक होगा तो या कुछ रह जाता है तो आप सभी से निवेदन है कि आप मुझे व्हाट्सएप करके बताइए कि इसके अंदर कुछ छूट गया है, तो मैं आपको दोबारा से आपको उसके बारे में बताऊंगा। और आप अगर आपको पता चल गया कि आपको क्या मुझे बताना है, आपको क्या व्हाट्सएप मुझे करना है, तो उसके लिए आपको नंबर चाहिए होगा। नंबर के जो है मैं नंबर आपको बता देता हूँ। स्क्रीन में मेरा नंबर ये आ रहा है, नंबर को नोट कर लीजिए, 9289322897। इसके अलावा किसी भी तरीके का और नंबर नहीं है। जो भी संपर्क होगा इसी नंबर पे होगा। किसी भी तरीके की हमारे द्वारा सिर्फ जो लीगल अनाउंसमेंट की जाती है वो मेरे द्वारा ही की जाती है। इसके अलावा किसी के द्वारा कोई लीगल अनाउंसमेंट नहीं की जाती है। और अगर किसी भी तो हमारे भी यहाँ पे कोई व्यक्ति आपसे पैसे मांगता है तो उसको ना दे, क्योंकि अगर अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। और जब भी इसके अंदर पेमेंट की इन्फॉर्मेशन या किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो सिर्फ मेरे द्वारा ही दी जाएगी और किसी के द्वारा नहीं दी जाएगी। तो आप ऐसे किसी भी तरीके की धोखाधड़ी से बचें। तो आशा है आपको यहाँ तक सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आई तो आप मुझे जो है कमेंट करके बता सकते हैं, फिर मैं उसको आपको सोल्यूशन जरूर दूंगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। मन लगा के पढ़ते रहिए। और एग्जाम आने वाले हैं अक्टूबर नवंबर के आसपास, तो आपको प्रिपरेशन करनी है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं।